We are going to study about cell cycle and cell division. In this class, we will study till the interphase, prophase, late prophase, or more than that, we can complete the telophase. We will complete the telophase. मतलब हम M phase को के कैरियोकिनेसिस को कंप्लीट करेंगे और साइटोकिनेसिस को हम जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे. यानी कि हम जो है ऊपर का यानी कि जो सेल साइकिल होता है उसमें जो हमारे दो फेज़ होते हैं, इंटरफेज़ और अपने डिवीज़न फेज़, वो और एम फेज़ और इंटरफेज़ में जो हमारे फेजेस होते हैं G1 S G2 फेज़, और उसके बाद जो है हमारा जो एम फेज़ होता है उसके अंदर जो कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस होता है इसको पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम आएंगे कैरियोकिनेसिस के 4 फेज़ पे, यानी कि हम आएंगे अब मेटाफेज़, प्रोफेज़, ठीक, फिर मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़ पे. फिर इसमें आ जाएंगे हम अपने सेल प्लेट मैनेजमेंट या फिर सेल प्लेट डिवीज़न, और ये इसमें आ जाएंगे सेल फरो डिवीज़न जो कि एनिमल में होता है, और सेल प्लेट जो होता है ये प्लांट में होता है. ये यहीं तक आज कंप्लीट करेंगे, उसके आगे का बाद में करेंगे. तो सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो 2 फेज़ होते हैं. एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेज़. एम फेज़ जो होता है उसके अंदर जो है वो इंटरफेस हमारे प्रिपेयरिंग फेज़ होता है. एम फेज़ जो होता है वो हमारा डिवीज़न फेज़ होता है. प्रिपेयरिंग फेज़ के अंदर हमारे 4 फेज़ होते हैं. G1 फेज़, ये होता है G2 फेज़, ये होता है G3 फेज़, मतलब GT, ये होता है हमारा S फेज़ जिसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, और ये G मतलब गैप फेज़ है, और ये होता है G2 फेज़ जो कि होता है हमारा गैप फेज़. और यहाँ पे डिवीज़न अगर मैं बात करूँ एम फेज़ की, तो ये होता है कैरियोकिनेसिस, एक होता है साइटोकिनेसिस. काइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक. कैरियोकिनेसिस जो होता है उसमें हमारे 4 होते हैं, और ये होते हैं हमारे प्रोफेज़ में भी 2, अर्ली प्रोफेज़ और फिर लेट प्रोफेज़. फिर आता है अपना मेटाफेज़, फिर आता है अपना एनाफेज़, फिर आता है अपना टीलोफेज़, फिर आता है अपना साइटोकिनेसिस जिसमें इसके अंदर हमारा आ जाता है सेल प्लेट डिवीज़न जो कि प्लांट्स में अंतर होता है, प्लांट्स के अंदर. और एक होता है हमारा सेल फरो डिवीज़न जो कि एनिमल्स के अंदर होता है. फिर ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है. तो स्टार्ट करेंगे अपने इंटरफेस से. इंटरफेस को पढ़ने के बाद हम इसके जैसे प्रिपेयरिंग फेज़ कहते हैं, इसमें हम G1 फेज़ पढ़ेंगे, S फेज़ पढ़ेंगे, G2 फेज़ पढ़ेंगे. फिर एम फेज़ पे आएंगे जिसमें हम कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस देखेंगे. कैरियोकिनेसिस को हम और कहते हैं, और हम इसे कैरियोकिनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न. और अपने साइटोकिनेसिस को हम साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कहते हैं, ठीक. नाम से ही पता चल जा रहा है. और फिर हमारा प्रोफेज़ पढ़ेंगे, मेटाफेज़ पढ़ेंगे, एनाफेज़, टीलोफेज़ वगैरह, ये सब पढ़ेंगे. बात करें अपने G1 G2 S वगैरह फेज़ों की, तो टाइमिंग की बात करें तो सबसे पहले G1 फेज़ आता है, फिर आता है अपना S फेज़, फिर आता है अपना G2 फेज़, फिर आता है अपना M फेज़, ठीक. फिर आता है अपना G1 फेज़, फिर आता है अपना S फेज़, फिर आता है G2 फेज़, फिर आता है M फेज़, फिर आता है G2 फेज़, फिर ऐसे चलता जाता है. ये साइकिल चलती रहती है. यानी G1 फेज़ जो है वो M फेज़ के बाद आता है और S फेज़ के पहले, यानी बिटवीन M एंड S. इसकी बात करें तो ये हो जाएगा बिटवीन G1 एंड G2. इसकी बात करें बिटवीन
एस एंड एम। इसकी बात करें तो बिटवीन G2 एंड G1। ठीक, ये हो गया हमारे। फिर आता है नेक्स्ट जो कि है अपना इनका सॉरी मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राफ, इनका डायग्राम जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकिंग। टाइम भी बहुत हिसाब से ही लेते हैं ये लोग। जैसे अगर ये तुम एक गोला बनाओ, सॉरी ये तो मैं गलत कर दिया, ये क्या, ओके, एक क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं। तो ये हो गया अपना एक गोला। इसके अंदर जो है हमारा कितने डिवीज़न होंगे, हमारे कितने फेजेस हैं, मेन 4 फेजेस, G1, S, G2, M फेज़। जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है वो है अपना G1 फेज़, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से और जाता है अपना यहाँ, या इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, यहाँ तक। ठीक, फिर होता है अपना GS फेज़ जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर होता है अपना G1 फेज़, ये तो सबसे ज़्यादा ये हो गया। हाँ चलो ये, तो ये मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा अपना G1 फेज़, सॉरी ये हो जाएगा G1 फेज़, जिसमें 11 आवर्स तक लग जाते हैं। फिर होता है अपना S फेज़, जिसमें 8 to 7 यानी तुम 8 आवर्स तक लग जाते हैं। फिर आता है अपना G2 फेज़, जिसमें 4 आवर्स तक लग जाते हैं। तो 8 4 12, 12 11 23। और फिर आता है अपना M फेज़, जिसमें 1 आवर तक लगता है। तो 90% ऑफ जो डिवीज़न है वो इसी में होता है। 90% ऑफ डिवीज़न अकर्स इन M फेज़, और ये मतलब बहुत कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू 90% टाइम यही कंज्यूम कर लेता है। 10% टाइम केवल इसके पास रहता है, या लेस देन 10%। अब स्टडी करते हैं अपने G1 फेज़ वगैरह इसको। तो अगर मैं बात करूँ G1 फेज़ की, तो G1 फेज़ की कुछ खूबियाँ हैं, जैसे कि ये इसको कहते हैं गैप। ये गैप है किसके बिटवीन M फेज़ एंड S फेज़। ठीक है, ये हो गया गैप बिटवीन M फेज़ एंड S फेज़। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल अकर। इस डेवलपमेंट में तुम ग्रोथ भी कर सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल अकर्स। फिर आता है तुम्हारा सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डुप्लिकेट करना स्टार्ट होते हैं, डुप्लिकेट होते हैं। फिर अगर बात करूं इसकी, तो प्रिपेयरिंग फेज़ होता है किसके लिए, एस फेज़ के लिए। एस फेज़ जो होता है, एस फेज़ के लिए प्रिपेयरिंग फेज़ होता है, प्रिपेयरिंग फेज़। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेन चीज़ ये होता है कि यहाँ पे एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज़ में होता है, तो एंजाइम्स प्रोटीन वगैरह इसी में फॉर्म होते हैं। एंजाइम्स एंड प्रोटीन, एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल फॉर्म। फिर अगर मैं बात करूँ, ये जो होते हैं ये अपने एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो फॉर्म होता है, ये इसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, तो नेक्स्ट है ये आरएनए और एटीपी फॉर्मेशन बढ़ जाता है। आरएनए एंड एटीपी फॉर्मेशन गेट इंक्रीजेस।
अब ये आरएनए और एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, रॉ मटेरियल जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, वो जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, और ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से इनका भी फॉर्मेशन इस फेज़ में हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना GS फेज़, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, हेंस 2C से 4C में डीएनए मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डीएनए हैज़ बिकम डुप्लीकेटेड, ये तो मैं बता दिया। डीएनए सिंथेसिस फेज इसे कहते हैं, इसे हम डीएनए सिंथेसिस यानी सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी फेज। फिर अगर मैं बात करूँ आगे तो ये फेज़ जो है, दिस फेज़ इज़ दिस बिटवीन G1 एंड G2, G1 और G2 के बीच में एस फेज़ आता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन वगैरह ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन विल फॉर्म हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो होता है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, वो गेट डुप्लीकेटेड। फिर होता है अपना क्या, फिर अगर मैं बात करूँ किसका, तो यहाँ पे G2 फेज़ स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो फेस है ये किसके किसके बीच में आता है, बिटवीन M एंड S फेस, M और S फेस के बीच में आता है। ये होता है दिस इज़ प्रेपरेशन फेज फॉर M फेज़ के प्रिपरेशन के लिए इसमें होते हैं। इसमें प्रोटीन ATP फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्यूबलिन प्रोटीन विल फॉर्म, ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। फॉर एक मिनट यहाँ पे एक आगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों ट्यूबलिन प्रोटीन का होता है, ताकि स्पिंडल फाइबर्स का जो है ये क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो होता है वो उसका भी मेम्ब्रेन बनता है, सॉरी प्रोटीन बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी प्रोटीन बनता है, और आरएनए और एटीपी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एटीपी आर मैसिवली फॉर्म, क्योंकि ये जो प्रोसेस है डीएनए सेल साइकिल का या फिर डिवीज़न का, इसमें बहुत एटीपी यूटिलाइज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बन जाता है। फिर आता है अपना क्या, एम फेज़ आ जाता है। हमने अभी तक इतना पढ़ लिया। एम फेज़ आता है। एम फेज़ क्या है, एम फेज़ आता है जो कि अब हम आ चुके हैं एम फेज़ में। हमारा इंटरफेज़ यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो इसी बात पे मारो ताली, इंटरफेस ख़त्म हो गया। एम फेज़ पे आते हैं। एम फेज़ में क्या होता है, एम फेज़ में एक्चुअली क्या होता है कि मेन डिवीज़न इसी में स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है हमारा मियोसिस होता है, इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस में मैं बता दूं तो इसमें जो है मियोसिस जो होता है उसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल में होता है, ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स में। ये देखो, ये पहली बात ये बता दूं कि ये गैमेट सेल्स में बनता है, ठीक है। और अगर कंफर्मेशन चाहिए
Why mitosis always occur in gamete cell? सॉरी माइटोसिस जो होता है वो गैमेट सेल नहीं, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स में होता है। ये जो होता है ये होता है हमारा गैमेट सेल्स में। Which occur in gamete cells, meiosis or mitosis? देखो meiosis is the type of cell division for the production of gamete in sexual production। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोडक्शन के लिए के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना सोमैटिक सेल्स, यानी कि ये सेल्स जैसे मसल सेल्स हो गए हैं, ठीक है, हार्ट सेल्स वगैरह, ये जो भी हैं अपने बॉडी के मेन सेल्स हो गए, ये सब मेन सेल्स नहीं, मतलब एक्चुअली सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ वगैरह ये सब सोमैटिक सेल्स हैं। ये सब माइटोसिस से होते हैं। और हमारा मियोसिस से क्या होता है? मियोसिस से केवल हमारा गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है अपना और मियोसिस में जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होता है वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, वहीं मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं। अगर 2n है तो यहाँ से n और n हो जाएगा, और वहीं माइटोसिस में अगर 2n है तो ये 2n ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गैमेट के फॉर्मेशन में हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए रहते हैं, इसीलिए ये हाफ हो जाता है। और इसमें जो है हमें उतने ही चाहिए रहते हैं ताकि एक फंक्शनली अच्छे से काम करे वो सेल, इसीलिए इसमें कोई हाफ नहीं होता है। इसमें हाफ चाहिए रहते हैं, हाफ मेल का और हाफ फीमेल का मिलके फिर ये 2n, यानी कि तुम्हारा जो भी तुम बने हो उसका बन गया होगा। फिर आता है अपना इंटरफेस, यहाँ से शुरू हो जाता है। इंटरफेस में सबसे पहले हम प्रोफेस पढ़ेंगे, अर्ली प्रोफेस पढ़ेंगे, फिर लेट प्रोफेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने सेंट्रोमियर, मतलब एक्चुअली ये पढ़ना शुरू कर देंगे। कैरियोकाइनेसिस में ही पढ़ रहे हैं हम, तो कैरियोकाइनेसिस देख लेंगे इंटरफेस की, और साइटोकाइनेसिस देख लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आगे है 2-3 पढ़ने का। तो इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आते हैं, हेडिंग डालते हैं इंटरफेस। ये हो गया इंटरफेस। अब इंटरफेस जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे कैरियो काइनेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे अब प्रोफेस। ठीक है, प्रोफेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं हम। तो प्रोफेस में सबसे पहले हम देखेंगे ये, सबसे पहले इंटरफेस में कुछ सेल ऐसे रहेंगे। ये हमारा सेल है, ये हम एनिमल सेल का ही बात करें। और मैं ये भी बताना भूल गया था कि एक टिपिकल एनिमल सेल जो है वो डिवाइड होने में, मतलब ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर लगाता है बाई ह्यूमन सेल टू डिवाइड। वहीं अमीबा ईस्ट के लिए, ठीक है, ये ईस्ट के लिए, ईस्ट जो है वो केवल 90 मिनट लगाता है टू डिवाइड होने के लिए। कितना? 90 मिनट केवल लगाता है। बल्कि ये सब जो है ह्यूमन जो है वो 24 आवर लगाता है, ईस्ट जो है वो 90 आवर लगाता है। और ये जो है डिपेंड करता है सेल टू सेल पे, कोई ज़्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है। ओके, फिर आते हैं अपने इंटरफेस में। इंटरफेस के पहले कुछ सेल ऐसे दिखते हैं हमारे। यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये अपना न्यूक्लियोलस रहेगा, ये न्यूक्लियोलस रहेगा। ठीक है,
और ये अपने सेंट्रियोल्स रहेंगे सिंगल, लेकिन इंटरफेस पे आते आते ये क्या हो जाएंगे, डबल। और सेल ऑर्गेनेल्स भी डबल हो जाएंगे, सेल साइज भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं अपने। ओके, सो स्टार्टिंग विथ एम फेज, प्रोफेज। तो यहाँ पे एडिंग आते हैं अर्ली प्रोफेज। तो इसको पहले, सबसे पहले हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं। अब इसको पतला करते हैं और रेड कलर। यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, ये हो गया। ये अपने क्रोमोसोम्स हैं जो कि कुछ ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। ये अपना न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये हो गया अपना सेंट्रियोल। अब यहाँ पेयर ऑफ 2 सेंट्रियोल थे, लेकिन एक जो है वो मूव करके यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मूव करके आ चुका है। यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये हो गया पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मूव कर आ चुका है। और एक्चुअली, और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म थी, ये जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन थी, ये टूटना शुरू हो चुकी है। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ कि क्या क्या होता है अर्ली प्रोफेज में। तो अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो है क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। इस क्रोमोसोम को जब तुम जूम करके यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ये हो जाएंगे हमारे काइनेटोकोर, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रोमियर, ये हो जाएंगे हमारे क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमैटिड्स को मिला के हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अच्छा यार ये तो मैंने गलती कर दिया। तो इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको लाते हैं यहाँ। अब यहाँ पे अपना लिखते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लस न्यूक्लियोलस जो होते हैं डिसअपियर होते हैं, ठीक। और इसमें और क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं सारे डिसअपियर होते हैं, ठीक। और सेल, और हमारी क्या होती है कि सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट, मतलब टेक्स पोजीशन
एट ऑपोजिट पोल। ठीक, ऑपोजिट पोल पे पोजीशन ले लेते हैं। और ये होता है हमारा अर्ली प्रोफेज में। अगर मैं बात करूँ लेट प्रोफेज की, तो इसको मैं करूँगा कॉपी और इसको डालूँगा लेट प्रोफेज के अंदर। देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये हमारी अर्ली की यहाँ से हो जाती है स्टार्ट हमारा लेट प्रोफेज। यहाँ पे अब ये जो होती है हमारी, ये हो जाती है ख़त्म, और यहाँ पे ये हो जाते हैं हमारे 5। ये यहाँ पे होती है और ये जो होती है ये यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, समझ जाओ। और यहाँ से हमारी सेल वॉल डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म मामला। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर कंडेंस होता है। अब इसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैरियोटोकाइनेसिस लेट प्रोफेज है। यहाँ पे पोल से पोल स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूस पोल, यहाँ पे देखो क्या होता है लेट प्रोफेज में कि पोल से पोल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो गए हैं। और ये जो हमारी क्रोमोसोम्स हैं ये हमारी कुछ ऐसे हो गई हैं, सॉरी यार, ये जो हमारी क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ ऐसी हो गई हैं। ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, साइज छोटा कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होती हैं। अभी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये चलना शुरू हो जाती हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स चलना शुरू हो जाती हैं अपनी, वाइट कर दे रहा हूँ। ये यहाँ से चलेंगी, यहाँ पे आएंगी, 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 और ऐसे आती रहती हैं। कुछ कंटिन्यूस होती हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस होती हैं। अब इसके आगे की क्लास हम शुरू करेंगे कल। अब तक के लिए इतना है।